नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। हरियाणा के एक ऐसे शख्स जिन्हें महंगी लाइफ स्टाइल और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये आजकल ईडी की हुई बीते दिनों छापेमारी को लेकर चर्चा में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राव इंद्रजीत सिंह यादव। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। आपको नमस्कार। आपके भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, लोग कह रहे हैं कि आप माफिया हैं, सभी गैंगस्टर को चलाते हैं और लोगों से वसूली करते हैं। आप पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग नहीं कह रहे, ये कुछ मैं पहले से कह रहा हूं। देखिए, अभी कुछ पुलिस वाले हैं जो ऐसा कह रहे हैं और ऐसा प्रूव करना चाह रहे हैं, झूठे जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी बहुत ताजा एक मामला 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे हरियाणा में चल रहा है। एक हमारे यहाँ प्रदीप अहलावत जी हैं जो बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। उनके छोटे भाई का फर्जी एनकाउंटर किया कुछ सीआईए वालों ने, कुछ पुलिस वालों ने। वो आज पंचायत कर रहा है। आज उनके जो लोग हैं, उनके जो खापे हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं और वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जी हमारे महकमे में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुंडों के साथ बैठते हैं, गुंडों के साथ नाचते हैं, गुंडों के साथ व्यवहार करते हैं और वो वही काम करते हैं जो गुंडा करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाली वर्दी में करते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत दिनों से, यही मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूँ। यही जितने आरोप जो ये लगा रहे हैं, सबसे पहले मैंने इन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतें दी। मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था और वो जो शिकायत मैंने दी, वो सब शिकायत मैंने इन सब कंप्लेंट से, इनकी जितनी शिकायतें इन्होंने जो भी ये फर्जी बनाई पैदा करी, उससे पहले मेरी दी हुई है। और बड़ी कमाल की बात है अतुल जी, डिपार्टमेंट उनको बचाने में लगा हुआ है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने जितनी भी इनकी शिकायत की वो सत्यता के आधार पे लगाई, सबूतों के साथ लगाई। लेकिन बस ये है कि करे कौन, कार्रवाई करे कौन। अपने लोगों के खिलाफ किसी की तो स्किन बचाने के लिए किसी ने किसी को तो खराब करना ही है। तो ये इनकी एक प्रैक्टिस चल रही है, वही चीज ये करते हुए आ रहे हैं। तो लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि आप कंपनियों में जाकर लोगों को पैसे देने से मना करते हैं, फिर उनसे सेटिंग करते हैं, और इसके लिए आप मंजीत के पास भी 2-3 बार गए थे। मैं कभी आज तक मैं मंजीत के पास नहीं गया। 2-3 बार मेरे मोबाइल की लोकेशन ये निकाल ले, मैं मेरे ऑफिस के अलावा, अपोलो के ऑफिस के अलावा मैं आज तक कहीं भी नहीं गया। अगर मैं किसी के पास गया होता तो किसी ने मेरी शिकायत की होती, मंजीत ने की होती। और आप देखिए मंजीत क्यों ये काम करता है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये पुलिस वालों का नेक्सस है, क्योंकि मंजीत पूर्व में खुद पुलिस में रहा, वो खुद दिल्ली पुलिस में था वो। तो आपके मुताबिक ये जो सब चर्चाएं चल रही हैं, ये कौन कर रहा है ऐसा? ये मैं तो पहले दिन कह रहा हूं कि ये पूरा एक नेक्सस है जो बिजनेसमैन लोगों को पकड़ता है, दबाता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बिजनेस वाले, उनको कुछ पैसे देके धीरे धीरे उन पे प्रेशर बनाते हैं। बाद में फिर वो फाइनेंस के धंधे की आड़ में लूट का काम करते हैं। अच्छा, और उनके साथ ही आपका कहना है कि आप मंजीत के पास कभी नहीं गए, लेकिन मंजीत के मर्डर केस में भी आपका नाम आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए मंजीत की जो हत्या हुई वो हुई 2024 अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में हुई। और हमारे ऊपर जब हमारे यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हुई 16 जनवरी 2025 को, हमारे यहाँ इनकम टैक्स की सर्च थी। उस सर्च में जब हमारे यहाँ एक डायरी मिली जिसमें ये लेना देना लिखा हुआ था, जिसमें सबके नाम थे कि किस किस को कितना पैसा दिया, किस किस का दिया। और मैंने ऑलरेडी इनकी पुलिस वालों की शिकायत कर रखी थी कि भाई ये पुलिस वाले आते थे, ये धमकाते थे। ये सब मेरे इनकम टैक्स की सर्च से पहले की बातें हैं। जिस नरेंद्र चौहान का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, जिस दीपक का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, जिस पंकज सीआईए वाले का मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब ने ऑलरेडी मेरे पे प्रेशर बनाया। ये आए, ये वहां झगड़ा करने आते थे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको मैं शेयर करूंगा, आपको दिखाइएगा। ये आके 2-2 हजार आदमी ऑफिसों में घुसने का पूरा एक मॉब बना के आते थे प्रेशर बनाने के लिए पुलिस वालों के साथ। और जब 100 नंबर पे फोन किए गए, आप देखिए कितनी बार 100 नंबर पे, आप उन डेटों की 100 नंबर की कॉल उठा लीजिए, कितनी बार 100 नंबर पे फोन किया। पीसीआर आई, कंसर्न एसएचओ से, वहां से थाने से लोग आए, लेकिन कभी कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, क्योंकि ये लोकल लोग थे। इन लोगों के लोग अपने पुलिस महकमे में थे, वो इनके पार्टनर थे, जो 5-6 लोग जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। आप भारत एक्सप्रेस पे बताना चाहेंगे कि इनकी मदद कौन कर रहा था फिर? अगर आपके मैं तो आपके घर में कोई घुस रहा है, आपके ऑफिस में कोई घुस रहा है और आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है?
यही एक सवाल है कि भाई कार्रवाई ये करें किसके खिलाफ, क्यों नहीं कर रही है? मैंने शिकायत दी, क्या हुआ? देखिए, हमने एक इनकी शिकायत दी, उसका जवाब आरटीआई के माध्यम से आया। मैं कॉपी आपको साझा करूंगा। मैंने पहली शिकायत जो इनको की, उसमें ये देखिए, ये कह रहे हैं जी आपकी शिकायत एक 28/1/2025 को प्राप्त हुई। 28/1/2025 को अतुल जी हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज था, एक मुकदमा भी। और हमने जितने आरोप लगाए वो इस आरटीआई में सब प्रूव हो रहे हैं। हमने कहा भाई फलाने पुलिस वाले का फोन आया, फलाने डीएसपी का फोन आया, तो कहते हैं हाँ जी मेरा जानकार था, मैंने तब फोन किया था। अरे भाई, आपकी मेरी बात हुए 5 साल कोई बात नहीं हुई, 5 साल में कौन सी जानकारी याद आ गई आपको? उसी मोमेंट पे आपको जानकारी याद आ गई। और मैं जिस दीपक सियाइये वाले का नाम ले रहा हूं, आप यकीन मानो, ऐसे लोग पुलिस को बदनाम करते हैं। ये लोग पुलिस पे बोझ हैं, क्योंकि देखिए पुलिस की एक क्या छवि है। पुलिस की छवि ये है कि पुलिस को देख के आदमी सेफ फील करता है। लेकिन ये दीपक, नरेंद्र चौहान, पंकज, ये कुछ वो लोग हैं जो सीआईए में नौकरी के लिए नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी के लिए नहीं कर रहे, लोगों को उस नौकरी का डर दिखाने के लिए कर रहे हैं। और उस डर की आड़ में ये अपना धंधा कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा इंजीत भाई, ये पुलिस और नाविद के मामले में क्या हुआ था? देखिए, नवीद का आप मुकदमा देखिए। नवीद को इन्होंने 17 फरवरी को, नवीद को फरूख नगर के पास 8-10 लोग ये साथ में थे, दो या तीन गाड़ियां इनकी थी। इन लोगों को वहां पे इन्होंने उठाया, वहां से उठा के ये एसटीएफ लाए। 17, 18, 19 उसको इलीगल रखा गया, 3 दिन उसको इलीगल रखा। उसके जिस आदमी के पास लाइसेंसी हथियार हो, उसके पास बिना लाइसेंस के हथियार का वो क्या करेगा? उस लड़के को इन्होंने 3 दिन तक उसके साथ मारपिटाई करी, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। और 19 तारीख को उसके ऊपर एक मुकदमा दिखा दिया कि भाई ये टोल से आ रहा था और इसके पास एक हथियार था, और वो 2 नंबर के हथियार में उसको बंद कर देते हैं। 20 तारीख को मेरे पास, मेरे पूर्व में एक पीएसओ था राहुल, राहुल का फोन आता है, जी भाई साहब मेरे पास दीपक फोन कर रहा है जी एसटीएफ से, और वो दीपक को कोई किसी को उठा रखा है, और उसके फोन में हमारी कोई वीडियो मिल गई जो मेरी और नवीद के, उसका और नवीद का कोई पूर्व में 1 साल पहले कोई झगड़ा हुआ होगा। वो झगड़े की बोले जी वो वीडियो मिल गई, और मुझे प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर कि तू आ भाई, तू मुकदमा करा, शिकायत करा। तो वो भी झगड़ा, देखिए उन लोगों का कोई झगड़ा हुआ भी तो वो झगड़ा हुआ 1 साल पहले। वो झगड़ा हुआ 25 जुलाई 2024 को, और उसको पुलिस फोन करती है 20 फरवरी को, और बताती है कि 21 फरवरी को कंप्लेंट लेके 22 का मुकदमा दर्ज करती है। तो आप इंटेंशन देखो, जब मैं वहां से आया था, जब मैं निकला था, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन ये सब कहानियां, क्योंकि इनकम टैक्स वाली डायरी में इनके नाम थे, इनके लोगों के नाम थे, इन पुलिस वालों के नाम थे, कि कैसे ये मेरे पे प्रेशर बनाए, कैसे ये चीजें इनकी सामने ना आए, ये सब काम इन लोगों ने किए। तो ये नवीद को निशाना इसीलिए बनाया गया क्या? यही, और कोई कारण नहीं था नवीद का, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। और नवीद वाले मुकदमे में इस नरेंद्र चौहान के एक कोई जानकार है जो इनका पारिवारिक संबंध रखता है। हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी महकमे को दी। हमसे 25 लाख रुपए रैंसम मनी मांगा। नवीद के बड़े भाई का फोन आया। कौन मांग रहा उसने था कहा 25 जी लाख रुपए आपसे? नरेंद्र चौहान, ये जो इंस्पेक्टर है नरेंद्र चौहान, मैंने भिजवाए, वो आके गलेरिया मार्केट से 25 लाख रुपए लेके गया। आप वो लोकेशन देखो, आप ये नवीद से उसके भाई से कहलवा रहे कि मेरा तो कोई लेन देन था, वो लिया। आप वो लोकेशन देखो कि उस टाइम पे वो जो बंदा था साथ में, वो कहाँ था, वो पैसे कहाँ लेने आया, वो पैसे लेके कहाँ गया, ये लोकेशन चेक करें। लेकिन और मैं जितने भी इनकी शिकायत में मैंने जो आरोप लगाए हैं, वो एक जांच का, उसमें जांच होनी चाहिए, वो लोकेशन से निकालें। ये आप समझिए, ये पुलिस वाले दुबई घूमते हैं, ये पुलिस वाले फॉरेन ट्रिप पे घूमते हैं, नाम की नौकरी करते हैं, और होते ऑन ड्यूटी हैं, और मिलेंगे आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, मिलेंगे आपको दूसरे काम पे, मिलेंगे आपको दूसरे देश में। ये इनका काम है। ये एक राव इंद्रजीत जी जो ये सांसद जी हैं, इनसे आपका क्या रिश्ता है? देखिए, राव सांसद जी हमारे बहुत हमारे अहिरवाल की एक आन बान शान है, हमारे बड़े नेता हैं, और बीजेपी के भी बड़े नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत सम्मानजनक आदमी हैं। हमारे उनसे वही नेता है जो एक नेता के प्रति आपका सद्भाव का होता है, आदर का होता है, वो हमारा उनसे है। लेकिन आप देखिए कैसे इन्होंने, जब एक हमारे आईजी साहब का एक हमारे एक मामला हुआ था हरियाणा में, कैसे मामले को उठाया जाए, तुल पकड़ा जाए, उनकी फोटो लगा के फ्रेम में, उनकी फोटो लगा के वायरल कराई। ये समझो, ये इतने बड़े कलाकार हैं, ये जो 2-4 लोग हैं, कि इनको पता है कि कैसे मीडिया में चलाना है, कैसे छोटे छोटे चैनल्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के वहां चलवाना है। तो दे प्ले विद वेरी
planning way, in the very big planning way. अच्छा, ये जो एसआई संदीप ने आत्महत्या से पहले वीडियो में आपका नाम लिया, ये क्या कुछ चक्कर है? मैं तो खुद सरप्राइज था जब वो वीडियो आई, और जब वो वीडियो मैंने सुनी, जब वो कोई नाम ले रहे थे, मैंने कहा यार ये कौन है। जब बाद में सोशल मीडिया पता चला, हमारी फोटो लग के चलने लगी। हम कभी जीवन में उस संदीप से नहीं मिले, कभी हम जीवन में उन आईजी साहब से नहीं मिले। देखिए आज वो है नहीं, ऊपर भगवान के पास है, उनकी आत्मा दोनों की, लेकिन मेरा कभी उनसे किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन नहीं रहा। अब वो वीडियो किसने बनवाई, वो वीडियो किसने बनाई, ये सब चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। एक एसआईटी बनी हुई है और वो जांच में सब सामने आएगा, आज निकल सब सामने आएगा। अच्छा इंजीत भाई, जो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी, उनके साथ भी एक आपकी तस्वीर वायरल हुई और मीडिया में ये कहा गया कि जो सैनी जी हैं वो ये कह रहे थे कि मैं तो किसी एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं करा सकता। क्या कुछ था ये कहानी? देखिए सैनी साहब, हमने कहा सैनी साहब बहुत ही सीधे और गौ पर्वती के आदमी है, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के आदमी है। जब सीएम साहब मिले तो हम उनको, हमारे विधायक जी हैं तो हमने भी उनको सीएम साहब की बधाई दी थी, हमारा एक मुलाकात हुआ था। रही बात ट्रांसफर की करने की, देखिए अब वो किसको कहा क्या कहा उस बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप इस चीज का अंदाजा यही लगा लो कि जब एक इन्हीं का प्रवक्ता, राज्य लेवल का, स्टेट लेवल का इन्हीं का एक प्रवक्ता जब इतना परेशान हो सकता है, जो ये कहता है कि मुझे सीएम साहब पे विश्वास है, उसके भाई का जब फर्जी इनकाउंटर हो सकता है। देखिए ये तो बहुत बड़ी उस समाज की एक खूबी है कि वो, उनको जब लगा वो सब एकजुट हो गए, वो खापे इकट्ठी होके बैठ गई। अब आप देखिए कि न्याय लेने के लिए जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा, लोगों को उतरना पड़ेगा। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, हमारे नेता ही आपस में लड़ते हैं, हमारे नेता ही एक दूसरे की टांग खींचने पे लड़े हैं। तो ये उनका एका है, तो आज वो लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, तो आप देखना वो लोग सस्पेंड भी होंगे, वो सारी चीजें होंगी। क्योंकि जब पब्लिक उन्होंने लेके आए, पब्लिक आके बैठ गई, एक दूसरे के खिलाफ खाप की पंचायतें कर रही हैं। और प्रदीप अहलावत जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, प्रदीप अहलावत ने सबूत दिए हैं, प्रदीप अहलावत ने वो वीडियो साझा करी है बहुत से चैनल्स पे कि वो जो पुलिस वाला है वो कैसे क्रिमिनल्स के साथ पार्टी कर रहा है, क्रिमिनल्स उसकी पिस्टल लेके लहरा रहे हैं। और यही बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं, मैं पुलिस वालों से कह रहा था, मैंने कभी मीडिया में नहीं कहा, इतने साल भर से मैं सब चीजें झेल रहा हूं, बट मैं कभी नहीं मीडिया के सामने आया। अब लेकिन आज मीडिया भी एक स्तंभ है, बहुत जिम्मेदार और बहुत ही अहम स्तंभ है देश का। तो हम, अब जब लोगों ने संपर्क किया तो हमने सबको सच्चाई बताई, और सच बोलने में डरना नहीं चाहिए, उसमें कोई डर नहीं है। तो साच को आँच नहीं, तो जो सत्यता है हम वही पुलिस वालों को बता रहे हैं, वही आप लोगों के माध्यम से सबको बता रहे हैं। तो आपके माध्यम से जब आपको इतना प्रताड़ित किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको इतना परेशान किया गया, तो अब तक आपने किया क्या इन सबको लेके? मैंने पहले दिन से, जनवरी से लेके आज तक, हर बार मैं कर भी क्या सकता हूँ आप बताइए? एक शिकायत के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बार बार डिपार्टमेंट को गुहार लगा रहा हूँ, बार बार मैं, अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो न्यायालय जाइए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। आपने अब तक क्या किया? हम जी, मैं वही बता रहा हूँ, पहले दिन से लेके आज तक बार बार मैं सीनियर अधिकारियों को अवगत कराता रहा। मेरे लोग भी जाके मिल के आए, उस समय जो डीजी साहब रहे उनसे भी मिल के आए, एक बार नायब सैनी साहब से भी मिलके सारी परिस्थिति के बारे में बताया गया। उसके बाद में अब हम लोग कोर्ट में भी चले गए, हमने न्यायालय का सहारा ले लिया है, और अब वहाँ मामला अब वहाँ स्टार्ट हो गया है। जो भी है वो सब सच्चाई सब सामने आएगी, सबके सामने आएगी इस बारे में। ये बार बार आप दीपक नंदल, हिमांशु और सुनील सरधना के साथ ये जो आपका नाम जोड़ा जा रहा है, क्या ये सब गैंग आपके लिए काम करती है? नहीं, देखिए मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। हाँ, दीपक नांदल को मैं जानता हूँ। दीपक नांदल मेरा पड़ोसी रहा, मैं जहाँ M3M में रहता था वहां भी दीपक नांदल रहता था। दीपक नांदल म्यूजिक का बिजनेस करता था, वो व्हाइट हिल कंपनी में म्यूजिक का वहाँ काम, उनका पार्टनर था किसी एक विंग का। दीपक नांदल और जो व्हाइट हिल वाले हैं, मैंने उनसे कुछ कंटेंट भी खरीदे। दीपक नांदल से मेरे पारिवारिक संबंध थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनकी बेटी सेम स्कूल में पढ़ती थी, भाभी से भी हमारा परिचय रहा, उनका भी कुछ फूड का बिजनेस था। अब दीपक नांदल वाला जो मैटर, जो भी फायरिंग का मैटर रहा, उनका अपना किसी से कोई लेन देन रहा होगा, उनका किसी का कोई उनका अपना एक माध्यम रहा होगा, उसके अलावा मेरा कभी किसी से कोई परिचय नहीं रहा। और ये जो भी हैशटैग डले, किसने डलवाए, अब एक आदमी के हैशटैग डालने से तो आप नहीं कह दोगे ना भाई आप पे हैशटैग डल गया। अब दीपक नांदल ने डिसाइड किया होगा भाई उसको क्या करना है, उसका क्या भविष्य है, उसको जीवन में क्या करना है, वो उसका अपना डिसीजन है। लेकिन दीपक नांदल मेरा अच्छा मित्र था, मेरे उससे अच्छे संबंध थे।
मैं म्यूजिक के काम के माध्यम से ही दीपक से मिला था, क्योंकि वो वही सोसाइटी में रहता था और हमारे उस प्रकार से कोई संबंध नहीं थे, और म्यूजिक के बिजनेस के अलावा हमारे कभी भी दीपक से कोई संबंध नहीं रहे। तो सवाल फिर वहीं आता है इंद्रजीत भाई, जब आपका इनके दीपक के अलावा किसी और से संबंध नहीं था, तो ये सुनील सरधना और बाकी लोगों के साथ जो ये नाम जोड़ा जा रहा है, ये कौन कर रहा है ये सब? यही पुलिस वाले कर रहे हैं, यही पुलिस वाले कर रहे हैं, यही पुलिस वाले करा रहे हैं। तो आपके मुताबिक जब पुलिस ने आपके साथ सभी गैर कानूनी कार्य किए हैं, मतलब यही कहना चाहते हैं आप? गैर कानूनी, आप समझिए मेरे घर पे 100 150 पुलिस वाले घुसे, और मैं आपको वीडियो अभी दिखाऊंगा। घुसे नहीं, आप समझिए पुलिस के लोग बिना नंबर की गाड़ी, पुलिस के लोग आते हैं, गाड़ी हुटर बजाते हुए हमारे यहाँ आते हैं, और जिसपे नंबर प्लेट नहीं गाड़ी पे, और सिविल ड्रेस में आते हैं। तो हमारे लोग क्या समझेंगे कौन आया कौन नहीं आया? पुलिस वाले हैं, और यही आरोप प्रदीप भी कह रहा है भाई पुलिस, आप ये वीडियो आप देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये हुटर बजाते हुए एक गाड़ी आ रही है, इस पे कोई नंबर प्लेट नहीं है। हमने इसकी भी शिकायत डिपार्टमेंट को करी, तो क्या जवाब मिला आपको डिपार्टमेंट से? कुछ, कोई डिपार्टमेंट का जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये ऐसी एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ। यही जिसका हम बता रहे हैं, जो नरेंद्र चौहान है, आप ये देखिए, ये आता है, ये डीवीआर उखाड़ के ले जाता है घर से। अब कोई आम आदमी अगर कहीं करता होता तो उस पर लूट का मुकदमा होता। ये किस कैपेसिटी में आया था, कोई इससे पूछे। ये मैं सब वीडियो में डिपार्टमेंट को दी हुई है। ये किस कैपेसिटी में आया था? 20 तारीख को कौन सी ऐसे हमारे खिलाफ मुकदमा था? 20 तारीख को कौन सी हमारी शिकायत में नाम था? ये 150 लोगों को वहां लेके आता है, घर में रखे सामान को, डीवीआर को उखाड़ के ले जाता है। क्या छुपाना चाह रहा था? क्यों डीवीआर को ले गया ये? देखिए, कभी हमें किसी भी केस में हमें कोई संबंध नहीं दिया गया, किसी भी केस में हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया भाई चलिए आप शामिल जांच होइए। और कब, इससे पहले भी मुझे 19 दिसंबर को इसने बुलाया था, नरेंद्र चौहान ने मैसेज करके। मैं एक व्हाट्सएप के मैसेज पे मिलने गया। अगर मैं गलत होता, मुझे भागना होता तो उसी टाइम भागता। इनका मैसेज आया कि मैं ऐसे एसटीएफ से बोल रहा हूँ, दीपक चौहान आप आके मिलो। मैं वहां गया, इसने हमसे पूछा, हमने सब बताया। तो इनडायरेक्ट वे में इसने हमको धमकाया कि भाई ठीक नहीं है। क्या बात हुई आपकी वहां जब आप मिलने गए? जैसा कि आप बता रहे हैं नरेंद्र से मिलने गए, तो क्या बात? इसने पहले सारे अपोलो के बारे में पूछा, हमने बताया। फिर इन्होंने 4-5 क्रिमिनल्स का नाम लिया। हमने बताया जी हमने इन सबकी शिकायत कर रखी है, ये इनकी रिकॉर्डिंग है, इनसे हमको थ्रेट आई थी। आपके गुड़गांव में सबके खिलाफ ऑलरेडी हमने मुकदमे पंजीत करा रखे हैं। फिर इन्होंने कहा भाई ठीक नहीं है, बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है, हमारा भी पैसा लगा हुआ है, डिपार्टमेंट का पैसा लगा हुआ है, हमारे कुछ 1-2 अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है, आपके लिए ठीक नहीं रहेगी ये चीजें। हमने कहा देखिए भाई, जिसका जो पैसा लगा है वो पैसा अपना लेगा। वो किसी को मना तो कर नहीं रहे अपोलो वाले, भाई पैसा नहीं देना किसी का। अब आप सोच रहे हो भाई डरा धमका के आप हमसे ज्यादा पैसा ले लोगे या उनसे ले लोगे, वो इंद्रजीत तो देने वाला है नहीं, क्योंकि इंद्रजीत किसी से डरने और दबने वाला नहीं है। आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं भारत एक्सप्रेस पे, जो आपके मुताबिक अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें डिपार्टमेंट के लोगों का पैसा लगा है, हमारा पैसा लगा है, तो क्या फिर आपके मुताबिक ये सब चीजें गैरकानूनी तरीके से ही चल रही हैं? नहीं, बिल्कुल चल रही है। आप समझिए कि कुछ एक नेक्सस हजार करोड़ रुपए 10-10 रुपए महीना ब्याज पे चलाते हैं, बिना किसी सह के तो नहीं चला सकते। और ये पुलिस वाले पूरी सह का काम करते हैं। मेरे पास डीएसपी रैंक तक के अधिकारी लोगों के फोन आए, इंस्पेक्टर रैंक के तो वहां लाइन में लग के आते थे 8-10 अधिकारियां। सीआईए, जो सब सीआईए एसटीएफ से संबंधित रखते थे, किसी की पोस्टिंग है जींद में, पोस्टिंग है फरीदाबाद में, वो आके बैठा हुआ गुड़गांव में। आप सोचिए। तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, और हम जो कह रहे हैं, हमने सबके मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल, रिकॉर्डिंग सब दी है महकमे को कि भाई आप चेक कराओ इनको, आप इनकी लोकेशन निकालो। पता लगा आज आपके यहाँ कागजों में ड्यूटी दे रहा होगा, सरकार से तनख्वाह ले रहा होगा, और यहाँ पे वसूली, लूट और ब्याज करने आया हुआ है। तो अब जब आपने इतनी सब चीजें उपलब्ध करवा दी, उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट आपके मुताबिक कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो फिर अगला कदम आपका क्या है? आगे क्या करने वाले हैं इंद्रजीत? अब हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए हैं, और हम लोग इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत जल्दी इन सब पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और ये सब लोग जेल जाएंगे। देखिए, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, मैं झूठ के आगे झुक नहीं सकता। आत्म सम्मान से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। मेरे ऊपर ऐसे ही कुछ पुलिस वालों ने 2020 में एक 307 का फर्जी मुकदमा किया। जब वो फर्जी मुकदमा किया, हमने उनको कहा भाई ऐसा मत करो,
अब उन पे क्या प्रेशर था क्या नहीं था उन्होंने किया। बाद में हमने उनकी शिकायतें की। हमने जब शिकायतें की, देखिए विभाग में हर आदमी बेईमान नहीं होता, हर आदमी का दीन ईमान है, सबको ऊपर वालों से डरना चाहिए। जब वो शिकायत में जांच हुई तो आप देखिए उस टाइम का इंस्पेक्टर, उनका आईओ केस का, ये सब निलंबित हुए। ये देखिए आपके यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इन सबको उस टाइम पे सस्पेंड किया गया। और आज कमाल की बात है, यही जो निलंबित हुआ जिसका हम बता रहे हैं, इसके ऊपर बाद में गुड़गांव पुलिस ने इन पे मुकदमा दर्ज किया कि फर्जी हथियार रखता है और चरस गांजा बेचता है। उस केस में पुलिस वाले को गिरफ्तार किया। तो ये हालत है। तो ये देखिए बहुत सुधार की जरूरत है इन चीजों को, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आजकल रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरी पुलिस बदनाम हो रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ड्यूटी टाइम में दारू पीते हैं। ये वो लोग हैं जो, मेरी लग्जरी लाइफ छोड़िए, आपके इनके पुलिस वालों की लग्जरी लाइफ देखिए। ये दीपक सीआईए, आप जांच चेक कराओ, ये रहता कहाँ है? डिफेंडर गाड़ी में चलता है, वो इसके नाम है या किसी के भी नाम है। ताज होटल में मीटिंग करने आया है 3 बार। तो एक पुलिस का कांस्टेबल जिसकी तनख्वाह मुझे लगता नहीं 60-70 हजार से ज्यादा होगी, वो ये सब काम कर रहा है। वो करोड़ों रुपए का काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का फाइनेंस का बिजनेस संभाल रहा है, वो और उसका भाई। आप उनके परिवार की बैकग्राउंड चेक कराएं कि भाई पुलिस में आने से पहले कितने किल्ले जमीन थी, भाई क्या उनका घर था, क्या उनका बिजनेस था। तो ये सब हमारा तो शिकायतें कुछ भी आपने है, तो वरिष्ठ हम तो अधिकारियों को तो कर बिजनेसमैन रखी है। होंगी ना? अब मैं ये कह रहा हूँ, हम तो देखिए बिजनेसमैन है अतुल जी, हम आईटीआर फाइल करते हैं, हमारे आप पैन नंबर से एक एक चीजें निकाल सकते हो। आज हमारा 100 करोड़ की बैंकों के लोन चल रहे हैं, लिमिट चल रहे हैं, तो हवा में नहीं चल रहे ना, क्योंकि हमारा एक बिजनेस, एक सॉलिड बिजनेस है, तो चल रहा है। और ये लोन कभी गुंडों, क्रिमिनल और बदमाशों को नहीं मिलता। आप देखिए आजकल कौन किसका लोन दे रहा है, लाख रुपए 10 लाख रुपए का लोन नहीं देता। अगर हमारी फाइनेंशियल चीजें चल रही है तो हमारा एक बिजनेस है, हम एक काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, वो चल रहा है। लेकिन उन चीजों को कैसे राव इंद्रजीत का नाम खराब करा जाए, कैसे ये चढ़ रहा है इसको रोका जाए, क्यों ये हमारे धंधे के बीच में आ गया, क्यों हमारी लूट इसने बंद करा दी। तो ये पूरा एक नेक्सस है जो बदमाश और पुलिस वाले मिलकर इसको चला रहे हैं। अच्छा, जितना आपने अभी तक घटनाक्रम भारत एक्सप्रेस पे बताया है, इन सब में जो आपने शिकायतें की, ये आपने बाई पोस्ट भेजी, आप स्वयं अधिकारियों से मिले, कैसे ये शिकायतें हुई जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आपके मुताबिक? ये शिकायतें पहले दिन से, एक नहीं अनेकों, एक आप देखोगे 2, हमने एक नहीं 15 बार शिकायतें की, 15 बार, एक बार नहीं की। और हर शिकायत हमने मेल से भी की। मेरे ऑफिस के लोग उस समय जो डीजी साहब रहे सत्यजीत कपूर साहब, उनसे जाके मिले, आईजी साहब से मिले, एक बार हमारे सीएम साहब से मिले, और हर एक चीज से अवगत कराया गया। लेकिन क्या है, ऊपर से फोन आता है, नीचे नीचे यही लोग बैठे हुए हैं जो भ्रमित करते हैं। जो रिकॉर्डिंग हमने ही डिपार्टमेंट को दी, भाई इन बदमाशों की ये हमको धमकी आई, उसी को कैसे मैनिपुलेट करना है, कौन सा सुनाना है, कौन सा नहीं सुनाना है, वो कर करके इन्होंने ऊपर भी ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, सीएम साहब को इन्होंने मिसगाइड किया। तो अगर वो किसी भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा काट कर अपने फायदे के लिए सुना रहे हैं, तो चूंकि आप बता रहे हैं जैसा कि आपके पास तो पूरी रिकॉर्डिंग है, तो आपके द्वारा जो उपलब्ध कराएंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? हमने ऑलरेडी वो सारी रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को दी, और जब जब उन्होंने सुनाई हमने कंप्लेंट में पूरी रिकॉर्डिंग भेजी। उसके अलावा भी सभी न्यूज चैनल्स पे पिछले 20 दिन से, महीने भर से जब जिनने मेरे से संपर्क किया, हमने एक एक रिकॉर्डिंग सबको भेजी, सबको सुनाई, और उन लोगों ने अपने चैनल्स पे चलाई भी। अच्छा इंजीत जी, ये आजकल जो ईडी को लेकर खबरें चल रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए ईडी एक डिपार्टमेंट है, वो एक एजेंसी है, उनके पास कोई भी इनपुट मिला होगा, वो उस इनपुट पे अपनी जांच कर रही है। लेकिन मैं पहले भी कहा, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे यहाँ ईडी की जब सर्च हुई तो हमारे यहाँ सर्च में ईडी को कुछ भी नहीं मिला। मेरे अपने प्रेमाइसिस में, मेरे अपने घर पे, मेरे अपने स्कूल पे, मेरे अपने ऑफिस पे ईडी ने 100 रुपए भी ईडी ने रिकवर नहीं किए। 100 रुपीज भी मेरे यहाँ से रिकवरी नहीं हुई। जो रिकवरी हुई, कहाँ से हुई, किसके यहाँ हुई, वो उनका पंचनामा साइन है। जहां हुई उससे इंद्रजीत का कोई लेना देना नहीं है, मेरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का मेरे से किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है, ना लेने में, ना देने में, ना नाम में, ना फोन नंबर में, ना मैं उनको जानता भी नहीं। मेरे फोन में इवन उनके नाम नंबर कुछ भी नहीं है। तो ये सब नो कनेक्शन विद दैट गाइस। ये सब जो सोशल मीडिया और मीडियाज में चल रहा है कि आपके यहाँ छापेमारी हुई और ये बरामदगी हुई, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, अब जितना भी ये सब आया, मैंने उसमें स्पष्टता दी। मैंने
सोशल मीडिया पे बताया, प्रिंट मीडिया में मैंने बताया, मेरे अपने खुद के सोशल मीडिया चैनल से मैंने बताया, बाकी जितने भी प्रेस वाले सभी लोगों ने मुझसे संपर्क किया, सबको मैंने बताया कि ईडी की सर्च बिल्कुल हुई। ईडी की सर्च मेरे यहाँ सिर्फ एक दिन गुड़गांव में चली और एक उसी सेम डे दिल्ली चली। मेरे यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार की ईडी ने 100 रुपए की भी रिकवरी नहीं की। जहां ये 2 दिन बाद कोई रिकवरी हुई है, क्योंकि देखिए ईडी ने खाली मेरे यहाँ सर्च नहीं की, ईडी ने उस टाइम पे करीब 10-12 लोगों के अलग अलग, या जैसे उन्होंने कहा कि रोहतक का ऑफिस, तो हमारा तो कोई रोहतक में ऑफिस है ही नहीं। अब वो रोहतक में किसके ऑफिस में सर्च की, हो सकता है उस रोहतक वाले का कोई एसोसिएट रहा होगा, या किसी और इन्होंने प्रेमाइसिस में सर्च की, वहां से इनको कुछ ऐसा इनपुट मिला होगा जो 2 दिन बाद बाकी जगह पे इन्होंने छापेमारी की। बट हमारा उससे किसी से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लोग, आखिरी सवाल आपसे इंद्रजीत जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप जहां अभी बैठे हैं यहाँ भी छुप कर रह रहे हैं, तो क्या नहीं, मैं क्यों कौन कह रहा है छुप के रह रहा हूँ? मैं छुप के रह रहा हूँ तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, अगर आप खुद देखते हैं सोशल मीडिया, नहीं, तो तमाम तरीके अतुल जी आप देखिए, मैं पहले दिन से आज तक मेरे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। जो मेरे भारत के मोबाइल नंबर हैं आज भी चल रहे हैं। एक दिन भी मैंने कोई ऐसा महीना नहीं मैंने मेरे बिल नहीं भरे हो, कोई ऐसा, भाई आप पहले बिल आता था 20,000, अब महीने का आ रहा है 1 लाख, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग चल रही है। कोई मेरा मोबाइल नंबर बंद नहीं है, कोई मेरा व्हाट्सएप बंद नहीं है। 24 घंटे मैं, कोई छुप के क्यों रहूंगा? मैं छुप के, मैंने कोई चोरी करी किसी की जो मैं डरता हूँ किसी जो छुप के रहूंगा? ठीक है, एक परिस्थिति है, कई बार सूरज भी छुप जाता है बादलों से, बाद में वो भी उदय होता है। तो ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी यहाँ कंपनी है, मेरा यहाँ बिजनेस है, इंडिया में भी मेरा बिजनेस है, मेरा पहले से यहाँ बिजनेस था, ऐसा नहीं कि अभी बन गया, पहले से मेरी कंपनी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं रोज, आप देखेंगे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे करीब 12-15 लाख फॉलोअर है, मैं डेली सोशल मीडिया पे रहता हूँ, दिन में मेरी 2-2, 3-3 पोस्ट आती, कौन छुप के रह रहा है? तो बहरहाल जो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा ये तो टाइम बताएगा। बहरहाल भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अतुल जी। देखिए, न्याय होगा, कानूनी प्रक्रिया न्याय करेंगे। सबसे बड़ा न्याय वाला ऊपर बैठा है, हमारा महादेव बैठा है, कृष्ण जी बैठे हैं। उनका जब चक्कर चलेगा, उनका जब डमरू बजेगा, ये सब धराशायी हो जाएंगे, आप निश्चित रहें चीजों से। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सही हैं अपनी जगह तो भारत का संविधान भी आपको इसके लिए प्रोटेक्ट करता है, और अगर आप सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। इसके लिए इंतजार करना होगा, और वो इंतजार मुझे लगता है कि आप सभी को होगा। तो बिल्कुल हम कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं साथ को आज नहीं, आज कल सब, आज नहीं कल सब सामने आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत जी।